वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। सकीना पब्लिक स्कूल के बच्चों, हम बायोलॉजी में अपना चैप्टर 3 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बहुत सारी बातें इससे पहले की। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की, हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात की। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने आपको बताया सैलिवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी के में पाई जाती हैं, यहाँ पर लोअर जॉ और अपर जॉ के जंक्शंस पर, और अपने सिक्रीशन बकल कैविटी यानी माउथ में डालती हैं, और इसको कहते हैं सलाइवा। और इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्चेस पर रिएक्ट करता है। स्टार्चेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्चेस को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है यही माउथ में। जब हम अपने निवाले को चबा रहे होते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड का सैलिवरी अमाइलेज अपना काम शुरू कर देता है और इन कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस को या कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी मोल्टोसिस में बदल देता है। उसके बाद दूसरी ग्लैंड के बारे में ये था कि वो है लिवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है। और लिवर जो है वो एक सिक्रीशन येलोइश ग्रीन सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिसको बाइल कहते हैं। इस बाइल को लिवर गाल ब्लेडर में जमा कर देता है। यहाँ पर एक थैली होती है, उस गाल ब्लेडर में जमा कर देता है, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये यहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम में पहुँचता है बाइल। उसके बाद तीसरी जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज स्टमक के करीब मौजूद है और ये पैंक्रेटिक जूसेस बनाती है जो खाने के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करती है। एलिमेंट्री कैनाल का भी हमने जिक्र किया था। बकल कैविटी से जो ट्यूब जुड़ी रहती है उसको फूड पाइप कहते हैं। इसोफेगस एक बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको स्टमक कहते हैं। स्टमक फिर कंटिन्यू करता है, लीड करता है एक लंबी ट्यूब में जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहलाती है कि इसका डायमीटर कम होता है। यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन, though it is very long, it is about 6 meter long, but it is called small intestine because its diameter is 2.5 centimeter. It is lesser than that of the diameter of the large intestine. Large intestine को large intestine उसकी लंबाई की वजह से नहीं बल्कि उसकी मोटाई की वजह से कहते हैं, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। एकदम स्टमक के करीब का हिस्सा ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा जो लंबा है तकरीबन 4.5-5 मीटर लंबा है वो कहलाता है जैजुनम, और उसके बाद आखिरी हिस्सा इसका कहलाता है इलियम। तो इलियम फिर खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिवीजन्स हैं। पहला हिस्सा है असेंडिंग, पहला हिस्सा है इसका सीकम। सीकम के बाद शुरू होती है और ज़्यादा मोटी कोलन। कोलन में भी एक असेंडिंग कोलन है, एक ट्रांसवर्स कोलन है, और जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसे एक ट्यूब ऐसे ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देगी, एक ऐसे नीचे जाती हुई। तो यहाँ पर सीकम ये हिस्सा है, उसके बाद ये इलियम, लंबी इंटेस्टाइन, तो हमने बताया था ड्यूडेनम, उसके बाद ये इलियम, उसके बाद ये जेजुनम, उसके बाद इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट में रेक्टम। और एक ओपनिंग के जरिए
ये जिस्म से बाहर खुलता है, इसको एनस कहते हैं। यहाँ पर ये इलियम है, ये सीकम है, ये जेजुनम है, तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। ड्यूडनम, ड्यूडनम के बाद जेजुनम काफ़ी लंबा, उसके बाद इलियम, इलियम खुलता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में जिसको सीकम कहते हैं। सीकम के बाद हमने बताया कोलन है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद लास्ट में एक मोटी ट्यूब है जिसको रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम एक ओपनिंग के जरिए जिस्म के बाहर खुलता है। हमने बताया अब डाइजेशन की बात कर लेते हैं। डाइजेशन के लिए हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं जिनको एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड के ज़रिए, पैंक्रियाज के ज़रिए, इंटेस्टाइन के स्टमक के ज़रिए, इंटेस्टाइन के ज़रिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ये एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं। देखिए 3 तरह के न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में हैं जिनको डाइजेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो स्टार्च की शक्ल में हो, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स। ये 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स को हमें डाइजेस्ट करना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना या ब्रेक डाउन इनका इसलिए ज़रूरी है कि इनको म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना है, और ब्लड स्ट्रीम में जब ये पहुंच जाएंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तभी इनका इस्तेमाल हो पाएगा। तो डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है। तो 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और 3 ही तरह के अलग अलग एंजाइम्स भी हैं। वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, वो एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनकी अपनी कंडीशंस हैं कि ये किस कंडीशन में इन चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे और कितना डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन शुरू हो जाता है बकल कैविटी से ही, यानी जब बकल कैविटी में हमारा खाना हम चबा रहे होते हैं तो उस वक्त स्टार्च जो है वो सैलिवरी अमाइलेज उस पर असरअंदाज होता है, उस पर एक्ट करता है और उनको माल्टोज और दूसरी शुगर्स में जो सिंपल हैं स्टार्च के मुकाबले में उनमें तब्दील कर देता है। उसके बाद ये खाना जो है स्टमक में पहुंचता है। जब ये स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में खाने के साथ 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो बहुत हल्का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा गैस्ट्रिक जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जो एंजाइम अब गैस्ट्रिक जूस में निकलेंगे वो एंजाइम किसी भी तरह से उनको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम के बगैर ये एक्टिव नहीं होते। दूसरा काम है एसिड का कि अगर फूड के साथ कुछ जर्म्स वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए, उनको भी किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बकल कैविटी से खाना स्टमक में आता है उस वक्त तक वो बेसिक होता है, उसके बाद उसको एसिडिक बनाना ज़रूरी होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो HCl सिक्रीट करके खाने को एसिडिक बना देती हैं, क्योंकि अब जो एंजाइम मिलेगा यहाँ पर 2 एंजाइम यहाँ पर मिलेंगे, एक पैप्सिन और एक रेनिन। तो स्टमक में पैप्सिन जो है वो ऊपर से आने वाली मोल्टोज और मोल्टोज पर तो नहीं, मोल्टोज के अलावा दूसरी जो शुगर्स आई हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और जो प्रोटीन्स की शक्ल में आ गई हैं नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो डाइजेशन नहीं हो सकता बकल कैविटी में। तो अब बकल कैविटी से जो प्रोटीन्स उतर के नीचे आ गई हैं उन पर एक्ट करेगा पैप्सिन,
और उन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बदल देगा। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। तो पेप्सिन का काम शुरू हो गया स्टमक में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करे पेप्सिन। और दूसरा एक एंजाइम मिलता है रेनिन। तो एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जो पेप्सिन जिन चीज़ों पर एक्ट करेगा, जैसे प्रोटीन्स हैं, उनको पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बदलेगा, तो रेनिन उन पर एक्ट नहीं करेगा। तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। रेनिन किस पर एक्ट करेगा? रेनिन भी प्रोटीन पे एक्ट करेगा, लेकिन ये ख़ास एक प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, जिसको केसीन कहते हैं। तो केसीन पे ये रिएक्ट करता है और उसको कर्ड में बदल देता है, उस प्रोटीन को कर्ड, दही में बदल देता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके अंदर रेनिन जो है बहुत तेज़ी से काम करता है और ज़्यादा होता है। तो उनके जो भी माँ का दूध होता है उसको वो कर्ड में बदल देते हैं। कभी कभी बच्चे उलट देते हैं उस मटेरियल को, तो देखिए आप उसको कि वो एकदम दही की फुटकियों की शक्ल में होता है। इसका मतलब उसका डाइजेशन शुरू हो गया है उसके स्टमक में। चलिए आज इतना ही करते हैं।